हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना जो है दो सेक्शंस देखने वाले हैं और प्लस हम लोग है ना अराउंड 20 केस लॉ जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले सेक्शन 237, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 233 जो कि नया कंसेप्ट आया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज द फास्ट ट्रैक मर्जर। और उसके बाद हम लोग जो है केस लॉज में अराउंड 20 केस लॉज जैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 237, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए पॉइंट समझो जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आके दो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उनको बोलते हैं कि तुम पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक काम करो, तुम लोग है ना आपस में एक हो जाओ, मर्जर कर दो तुम लोग। ठीक है, तो वो जो कंपनीज होती है वो मुंह पे ना बोल देते हैं सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने वाले, हम लोग जो करना है वो कर लो। सीजी बोलती है हम ऑर्डर दे रहे हैं, तुम्हारा माई बाप ऑर्डर दे रहा है, तुम लोग है ना जो है मर्जर है ना अमालगमेशन करो। वो बोल रहे हैं नहीं करेंगे सीजी, जो करना है वो कर लो। तो सीजी पूछता है भाई हमारे कहने पे भी हम तुम्हें बोल रहे हैं जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो तुम लोग मर्जर अमालगमेशन के क्यों ना बोल रहे हो। तो वहां से एक आवाज आती है कि भाई क्यों करें आखिर हम लोग मर्जर अमालगमेशन। तुम्हारा जो सेक्शन 230 और 232 देखा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम बना के वहां पे एनसीएलटी के पास जाओ और फिर है ना ये 232 में जो है वो वापस है ना और मर्जर अमालगमेशन भी साथ में है, तो उसकी ये बात मानो वो बात मानो ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा सीजी बोलता है प्रॉब्लम ये है ना, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है ना। ठीक है, एक काम करो, हमारे कहने पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे है ना तुम लोग है ना ये कर रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे तुम लोग का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है ना, एक काम करो तुम्हें सेक्शन 230 और 232 का कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो देखो ये सेक्शन क्या बोलता है, जब भी दो या दो से ज्यादा कंपनी का मर्जर करके उनको एक कंपनी बना देना है और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा करने से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट फेवर में रहेगा। ठीक है, और पब्लिक का फायदा होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अमालगमेशन विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन आइदर ऑफ सेक्शन 230 और सेक्शन 232 अंडर सेक्शन 237। क्लियर सर, ये तो फिर जो गवर्नमेंट कंपनी होती होगी उसमें ही होता होगा ना। नहीं रे, ये नॉर्मल कंपनीज भी है, उनको भी मर्जर एंड अमालगमेशन का ऑर्डर जो है वो आ सकता है। सर जो डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मेंबर, शेयर होल्डर वो लोग सर मना नहीं करेंगे क्या? क्यों मना करेंगे? सीजी ने बोला हुआ है तुम लोग की जो पहले से राइट्स थी इन द ट्रांसफरर कंपनी, दैट राइट्स विल बी कंटिन्यू, सेम राइट्स विल बी कंटिन्यू इन द ट्रांसफरी कंपनी। तो जब राइट्स को अफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो क्यों ना बोलेंगे। और भगवान ना करे अगर थोड़ा बहुत जो है वो कम ज्यादा हो गया तो तुम्हें बचा हुआ कैश में थोड़ी राइट्स कम भी हो गई तो वो पैसा तुम्हें कैश में दे देंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर। अगर ये पता चल गया ना, एकदम सिंपल। कभी कभार एग्जाम में इजी सेक्शन पूछना होता है ना तो ये जनरली पूछ लेते, बहुत ही सिंपल है। हम एक बार रीड आउट कर लेते तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखिए व्हेन कैन सीजी मेक एन ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन अंडर सेक्शन 237? CG is empowered to make an order of amalgamation of two or more companies under section 237. CG can make such an order only if it is satisfied that the amalgamation of companies is in public interest. ठीक है, ऐसे कंपनी का अमालगमेशन करना पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा। If an order of amalgamation is made by CG under section 237, then section 230 or section 232 shall not apply. बात खत्म। And rights and interests of every member, debenture holder and creditor of each of the companies involved in the amalgamation shall remain the same in the resulting company, that is the amalgamated company बोलो, transferee company बोलो, as it possessed before the amalgamation. सर मजा आ गया है सर ये तो, क्योंकि जो आपने बोला वैसे का वैसा सेम आ गया। जी हाँ, मैंने भी तो वही बोला आप लोग, बहुत सिंपल है। कंपेंसेशन कैसे इसको पेएबल होगा? When payable, a member, creditor or debenture holder shall be entitled to compensation if his rights and interests in the amalgamated company are less than his rights and interests before amalgamation. ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंपेंसेशन अलग से कब पे करना रहेगा? जब जो मेंबर है, क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर है, उनकी जो राइट्स है और इंटरेस्ट इन द अमालगमेटेड कंपनी आर लेस, जो उसकी राइट जो थी वो पहले, तो मैंने बोला ना बदले में क्या करना पड़ेगा, कैश एंड ऑल कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। वो कंपेंसेशन कौन डिसाइड करेगा? बाय द सीजी। ठीक है, पेएबल बाय हुम शैल बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कौन पे करेगा? ट्रांसफरी कंपनी। तो ऑफकोर्स है जो मर्जर करके होता है वही कंपनी पे करती है।
and publication of compensation following particular shall be published in the official gazette. The amount of compensation the member डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर जिनको compensation मिलने वाला है. और अगर आपको कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है, जो भी है ना सीजी ने बोला और उससे अग्रीव्ड है और उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपील फाइल कर सकता है इन टू द एनसीएलटी. तो देखो एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन मे प्रीफर एन अपील. किसको? एनसीएलटी के पास. कितने टाइम पीरियड के अंदर? 30 दिन के अंदर. ठीक है. और ड्यूटीज क्या रहेगी एनसीएलटी की? शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल. ठीक है. श्योर. तो यहां पे देखो, यहां तक हमने क्या दिया? ऑर्डर आएगा, सेक्शन 230 और 232 कंप्लाई नहीं करना है. ठीक है. कंपेंसेशन कब पेएबल होगा? अगर आपकी राइट्स कम हो रही है तो. और अगर आपको कंपेंसेशन के लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. और फिर एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कितना रहेगा. अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं. आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस देखे तो सेक्शन के साथ रूल्स भी थे, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो सेक्शन 237 के बाद रूल्स नहीं है, क्योंकि अभी तक सीजी ने ये पावर यूज करके कोई कंपनी को अमालगमेट नहीं करवाया है. ठीक है. इसीलिए यहां पे होता है प्रिस्क्राइब बोला होगा, ऑथोरिटी बोला होगा. तो ये कौन सी ऑथोरिटी और क्या प्रिस्क्राइब वो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अभी तक रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ये पावर जो है वो एक्सरसाइज करने का जरूरत ही नहीं लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. क्लियर? श्योर. लेकिन पढ़ना है हमारे सिलेबस में, इसलिए हमें पढ़ना है. अब देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है ये ऑर्डर है हमारा और तुम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हो मर्जर करना पड़ेगा. ठीक है, चलो कर लेंगे. तो एक कोई तुमने तो कोई स्कीम वगैरह बनाई होगी, ड्राफ्ट स्कीम के इस मर्जर अमालगमेशन हम क्यों करें, क्या फायदा है एंड ऑल, क्या होने वाला है, तो वो तो हमें बताओ. तो देखो क्या लिखा हुआ है. द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन शैल बी सेंड बाय सीजी टू ईच ऑफ द कंपनीज and the companies shall be entitled to forward their objection and suggestion, and the objection and suggestion shall be forwarded within such time as may be fixed by the central government, not being less than 2 months. कम से कम 2 महीने तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा. और वो ऑब्जेक्शन और सजेशंस को ध्यान में रख रहे हैं, और उनको अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो सीजी को अगर जरूरत लगी तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है. ठीक है. और फाइनल ऑर्डर कब आएगा? द फाइनल ऑर्डर कैन बी मेड only if no appeal is pending against the determination of compensation. अगर compensation को लेकर कोई अपील पेंडिंग नहीं चल रही है तो फाइनल ऑर्डर आ जाएगा. and the final order is made by CG by way of notification in the official gazette. ठीक है. terms of the final order क्या रहेगा? the final order shall specify the amalgamated company's constitutions, property, power, rights, fights नहीं rights होगा वो, interest, privileges, liabilities, duties, obligation, ये सब बताए देंगे उस फाइनल ऑर्डर में. और उसके अलावा द फाइनल ऑर्डर में स्पेसिफाई द कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो नॉर्मल में भी होता ही है कि ट्रांसफर कंपनी के नाम पे कोई लीगल प्रोसीडिंग या कुछ पेंडिंग चल रही है तो कंटिन्यू रहेगी एट द नेम ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है. एंड द कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन, तो एज सून एज मे बी आफ्टर इट शैल बी मेड, आपको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा. तो दैट इज सेक्शन नंबर 237. क्लियर? दैट इज सेक्शन नंबर 237. अब एक हेडिंग आता है प्रोसीजर फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज. क्या था हमारा? गवर्नमेंट कंपनीज. तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या प्रोसीजर है थोड़ा और अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा. अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, आपको क्या इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? कैबिनेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो देखो क्या लिखा है. एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी विच इज अप्लाइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अमालगमेशन विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अप्रूवल लेने के लिए जा रही है. ठीक है. अंडर द सिंप्लीफाइड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, मतलब ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सेक्शन 237 के अकॉर्डिंगली तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कैबिनेट की. ठीक है. अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज है तो स्टेट अप्रूवल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मेंबर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है. शेयर होल्डर्स की भी कंसेंट चाहिए. उसके बाद वैल्यू ऑफ वोटिंग पावर, एवरी रिजोल्यूशन ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास एट इज जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स होल्डिंग 100% ऑफ द वोटिंग आवर, सबकी कंसेंट, यूनानिमस कंसेंट. और रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसके पहले द गवर्नमेंट कंपनी शैल गिव नोटिस देयरऑफ ऑफ नॉट लेस देन 30 days इन राइटिंग टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ प्रपोज रिजोल्यूशन टू ऑल द मेंबर एंड क्रेडिटर्स. ठीक है. वो जो फाइनल ऑर्डर पास होगा उससे 30 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा मीटिंग का. फिर क्रेडिटर्स की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी 90% इन वैल्यू की. ठीक है. और ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन शैल बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑर्डर बाय द नोटिफिकेशन इन द गैजेट दैट द अमालगमेशन शैल टेक इफेक्ट. क्लियर हुआ? शॉर्ट. और बाद में वही डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप एंड ऑल वो सब चलता रहेगा. तो देखो आपको इस सेक्शन को इग्नोर भी नहीं करना है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देना है, लेकिन एक या दो बार भी पढ़ोगे वैसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है. अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर whether section 230 or 232 need to be complied with even when the amalgamation is ordered by the central government in public interest, the answer is no. Clear हुआ?
श्योर। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला सेक्शन जो है, पहला पार्ट जो मैंने बताया सेक्शन 237, वो हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज द फास्ट ट्रैक मर्जर। नाम ही फास्ट ट्रैक मर्जर है, हम लोग देखने वाले हैं इसको एकदम आराम से। द वेरी फर्स्ट टाइम द कंपनीज एक्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर। सर मतलब फास्ट ट्रैक मतलब एकदम फटाफट पढ़ाओगे क्या आप? नहीं रे, फास्ट ट्रैक मतलब मैं फटाफट नहीं पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट का नाम है फास्ट ट्रैक मर्जर। अब इसको फास्ट ट्रैक क्यों बोला जाता है ना, तो आपको मैं एक सिंपल एक पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर इसका नाम फास्ट ट्रैक क्यों है। सेक्शन नंबर 230 और सेक्शन नंबर 232 में सबके मगजमारी वाली बात क्या थी कि सर वही पहले वो स्कीम बनाओ, पहले एनसीएलटी के पास जाओ, फिर एनसीएलटी मीटिंग का बोले, फिर है ना पहले बाद में क्रेडिटर और मेंबर्स को मनाओ, फिर वापस वो अप्रूवल के लिए वो मान भी जाए तो वापस है ना एनसीएलटी के पास फाइनल ऑर्डर लेने के लिए आओ। सर क्या इसी के लिए हम लोग क्या सर हम इतना फ्री रहते हैं क्या? और हमारी तो कंपनी भी सर इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, छोटू मोटू कंपनी है सर। और मतलब हम कभी छोटे लोगों को अगर हमें मर्जर अमालगमेशन करना हो, हम जैसे गरीबों को कभी मर्जर अमालगमेशन करना हो, तो सर हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं सर। कब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे सर एनसीएलटी का एंड ऑल? तो बोला बस तेरी बात हमने सुन ली है, और तेरी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, फास्ट ट्रैक मर्जर। अब एकदम अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसको फास्ट ट्रैक मर्जर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बजाओ तालियां, ठीक है? एनसीएलटी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। सर तो मजा आ गया सर, वो 230 और 230 को सर फिर तो सब लोग इसी में आएंगे ना 233 में। नहीं रे, सभी के लिए नहीं है। आपने क्या बोला कि सर हम छोटी मोटी कंपनी है, मतलब हम कभी मर्जर अमालगमेशन ही नहीं कर पाएंगे इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके। जो बड़ी कंपनी है उनके लिए भी है, जो छोटी कंपनी है उनके लिए भी वही होता। तो इसीलिए अब अच्छे से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि यही पॉइंट आपके अगर फास्ट ट्रैक मर्जर में से क्वेश्चन आएगा, हम तो पूरा ही सेक्शन देखेंगे, लेकिन आपके जो एग्जाम में आएगा ना, वो आएगा 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन कि कौन सी कंपनीज ऐसी है जो फास्ट ट्रैक मर्जर के रूट में कवर अप हो सकती है। तो मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, ठीक है? कब है ना ये हो सकता है? जब मर्जर हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच में। सर स्मॉल कंपनीज मतलब, अरे भाई पढ़ा था ना कंपनीज एक्ट में, स्मॉल कंपनी आया था नया कंसेप्ट, ओपीसी स्मॉल कंपनी। तो वो जो स्मॉल कंपनी की थी वो, और आपकी बुक में ऑलरेडी डेफिनेशन दी है, वहां से वापस पढ़ सकते हो अगर भूल गए हो तो, ठीक है? तो मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। दूसरा, मर्जर बिटवीन होल्डिंग कंपनी, मर्जर बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। मर्जर बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, WOS। सर मर्जर बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी इसमें आएगा क्या? नहीं रे, ऐसा गुना मत करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी कंपनी एंड होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी तो कोई भी बन सकता है, जिसका मतलब होल्डिंग क्या बनेगा कि भाई जिसका कोई भी एक कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर 51% और मोर अगर आपके हाथ में है, तो सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी हो गई। लेकिन होली ऑन सब्सिडरी मतलब उसका तो पूरा का पूरा 100% शेयर आपके हाथ में, 100% कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ऐसी कंपनी का जो ऑलमोस्ट घर की बात है, तो उसके लिए क्या 230 और 232 का डिटेल करेगा? द आंसर इज नो रे। या फिर सच अदर क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करते जाएंगे उसके लिए, ठीक है? तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो फास्ट ट्रैक मर्जर का जो रूट है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है? ऐसी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज हो, 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, या फिर बिटवीन मर्जर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ऑन सब्सिडरी कंपनी एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनी और कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब आएगी कंडीशंस। सर कंडीशन तो इसमें भी है ना? हाँ रे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है, टेंशन मत लो। आपको एक ड्राफ्ट बना के, ठीक है, एक ड्राफ्ट बना के आप लोगों को सेंड कर देना रहेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। और हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कौन है इस पूरे चैप्टर में? आरडी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पावर डेलीगेट किया हुआ है आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है, रजिस्ट्रार को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ठीक है? आप लोग को है ना उनको एक स्कीम बना के जो है वो सेंड करना पड़ेगा कि भाई हम लोग है ना ऐसे है ना कुछ लाने के बारे में सोच है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को है ना मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी नोटिस देके। नोटिस कौन सा सर? जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट में जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, तो हम लोग वही 21 क्लियर डेज वाला नोटिस दे देंगे मेंबर्स को, और फिर हम लोग बुलाएंगे मेंबर्स की मीटिंग।
फिर मेंबर्स की मीटिंग में हमें वो स्कीम को अप्रूवल करवाना पड़ेगा बाय 90% बाय मेंबर्स होल्डिंग 90% शेयर, मतलब नंबर में नहीं है, 90% शेयर, इतने लोगों की कंसेंट आनी चाहिए। सर उन्होंने कंसेंट दे दी, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। सर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी तो वही फाइल कर पाएगी ना जो जिनकी हालत अच्छी हो, जो फाइनेंशियली साउंड हो। जी हाँ, मतलब ये जो है ना वो भूखे नंगे कंपनी के लिए है ही नहीं, गरीबों वाली कंपनी के लिए है ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनको तो वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए तो सेक्शन 230 हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, बात खत्म नहीं है, बात चालू है। उसके बाद हमें क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला के 9/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, किसके बाद 9/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स के पास से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो सारी अप्रूवल लेके हम वापस सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर डेलीगेटेड टू आरडी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, रजिस्ट्रार, इन सबके पास हम लोग जाएंगे। ठीक है, और उनको वो बोल देंगे भाई देखो सबका अप्रूवल आ गया। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ठीक, और नहीं ऑब्जेक्शन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनली दे देगा ये मर्जर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ते हैं। आपने मैंने ओवरव्यू दिया है, अब हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी वही रहेगा, इस चैप्टर में 2 या 3 मार्क का वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है कि फास्ट ट्रैक मर्जर वाला जो रूट है वो कौन सी टाइप की कंपनी को एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 एंड 232, a scheme of merger or amalgamation may be entered into between 2 or more small companies or between a holding company and its wholly owned subsidiary company or such other class or class of company as may be prescribed। सर मजा आ गया सर, एकदम सेम। Subject to the following, namely, पहला, a notice of the proposed scheme inviting objection or suggestion। क्या लिखा हुआ है? A notice of the proposed scheme inviting the objection or suggestion if any from the registrar and official liquidator where registered office of the respective companies are situated। मतलब ये क्या बोलते हैं, दोनों ही कंपनी को ये काम करना है, दोनों ही कंपनी, ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी, और पर्सन अफेक्टेड बाय द स्कीम विद इन 30 days इज इशूड बाय द ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज एंड द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, नोटिस ऑफ द प्रपोज स्कीम, जो हम लोग है ना नोटिस वगैरह देंगे, इन्वाइटिंग द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन। क्लियर? उसके बाद देखो वहां पे सिर्फ वर्ड अंडरलाइन कर दो, मेंबर्स एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बाय मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब मेजोरिटी इन नंबर और ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मेंबर्स जिन्होंने 90% जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करना डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करना क्रेडिटर होल्डिंग 9/10 इन वैल्यू। ठीक है, और उनकी जब मीटिंग बुलाएंगे तो 21 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर देखो, द ट्रांसफरी कंपनी शैल फाइल ए कॉपी ऑफ द स्कीम सो अप्रूव्ड, ठीक है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मिला? ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम, if the registrar or the official liquidator has no objection or suggestion, the CG shall register the same and issue a confirmation thereon to the companies। ऑब्जेक्शन लाइन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर है ना ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन का टाइम। ठीक है, और अगर सर 30 दिन के अंदर कुछ नहीं बताया तो हम ऐसा मानेंगे जैसे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, if the central government, that is the RD, after receiving the objection or suggestion or for any other reason is of the opinion that such a scheme is not in the public interest or in the interest of creditors। अब देखो यहाँ पे twist in the tail आएगा। पूरा हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर के रूट्स के थ्रू जा रहे थे, एंड में हमने स्कीम भी दे दी। ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कॉपी मुंह पे मार दी, किसके? ऑफिशियल लिक्विडेटर और आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। ठीक है, अब आरओसी और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उनको 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वह ना दे देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर नहीं दिया तो ऐसा माना जाएगा उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन दिया है किसने? ऑफिशियल लिक्विडेटर या आरओसी ने, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। तो उसके बेस पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से ही लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से ही लगे कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये जो स्कीम है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये जो स्कीम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं है, तो अब आएगा ट्विस्ट इन द टेल। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो है ना स्कीम है ना वो फॉरवर्ड कर देगा एनसीएलटी को।
सर ये मतलब पता नहीं चला सर, एनसीएलटी तो आपने बोला स्टार्टिंग में नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए और उनको अगर लग रहा है कि ये जो मर्जर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर है, तो वो खुद ही है ना वो मर्जर को है ना फाइनल अप्रूवल दे देगा। लेकिन अगर वो मर्जर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के फेवर में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जो है वो स्कीम को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल को बोलेगा, एनसीएलटी को बोलेगा अब आप ये स्कीम देख लेना, जैसे आपके पास मर्जर अमालगमेशन आया है अंडर सेक्शन 232, और फिर ये फास्ट ट्रैक मर्जर कहीं पे हट जाएगा और 232 का पूरा शुरू हो जाएगा, और फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा अब टेंशन मत लो, अब हम लोग देख लेंगे। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? क्यों? देखो पॉइंट समझो, फास्ट ट्रैक मर्जर के नाम पे आपको ये ना जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या क्रेडिटर्स का नुकसान होने वाला है, ऐसा मर्जर तो आप लोग नहीं कर दोगे सिर्फ फास्ट ट्रैक मर्जर के नाम पे। तो जब एंड में भी हमें कहीं पे कुछ काला लगा, दाल में कुछ काला लगा, तो हम एनसीएलटी के बाद भेज देंगे। ठीक है, देखो वही पॉइंट लिखा है, 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शन और सजेशंस और फॉर एनी रीजन इज ऑफ द ओपिनियन दैट such a scheme is not in public interest or in the interest of the creditor, it may file an application before the tribunal within a period of कितना 60 days of the receipt of the scheme under subsection 2, stating its objection and requesting that the tribunal may consider the scheme under section 232. Clear हुआ? Sure? चलिए, and on receipt of an application from the central government or from any person, if the tribunal for reasons to be recorded in writing is of the opinion that the scheme should be considered as per the procedure laid down in 232, the tribunal may direct accordingly or it may confirm the scheme by passing such order as it deems it. फिर ट्रिब्यूनल भी देखेगा हाँ यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इस स्कीम को हम लोग सेक्शन 232 के अकॉर्डिंगली चलाएंगे। तो सर फिर है ना जो 232 के हिसाब से होगा क्या? जी हाँ, फिर ट्रिब्यूनल का हाथ में पावर आ जाएगा और ट्रिब्यूनल पूरा उसको 232 के अकॉर्डिंगली देखेगी। ठीक है, लेकिन provided that if the CG does not have any objection to the scheme or it does not file any application under this section before the tribunal, it shall be deemed that it has no objection to the scheme. ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना सीजी के पास आया और सीजी को लगा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो सीजी खुद भी है ना उसको ऑर्डर को आगे पास कर सकता है। ठीक है, एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द स्कीम जो भी है shall be communicated to the माँ कौन है? हमारी रजिस्ट्रार, having jurisdiction over the transferee company and the person concerned, and the registrar shall register the scheme and issue a confirmation thereof to the companies, and such confirmation shall be communicated to the registrar where transferor company or companies were situated. ठीक है, और वही है registration shall be deemed to have the effect of dissolution of the transferor company without the process of winding up. क्लियर? और रजिस्ट्रेशन होगा तो shall have the following effect, वही सारी की सारी प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज है फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी विल बी पास ऑन टू द ट्रांसफरी कंपनी। जो भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी इन द कोर्ट और एनसीएलटी, वो कंटिन्यू रहेगी एट द नेम ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, फिर सी पॉइंट एक पॉइंट रहेगा, चार्जेस जो भी है ना किए थे सिक्योरिटी वगैरह पे दिए हुए थे, वो चार्जेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और वेयर द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर परचेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय द डिसेंडिंग शेयर होल्डर और सेटलमेंट ऑफ डेब्ट ड्यू टू डिसेंडिंग क्रेडिटर, सच अमाउंट टू द एक्सटेंट इट इज अनपेड शैल बिकम द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। वही है, किसी का हमें कोई पैसा नहीं खाना है, जो भी लायबिलिटी जो थी ट्रांसफरर कंपनी के नाम पे दैट विल बिकम कंटिन्यू एट द नेम ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, 10 पॉइंट हमारा ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी आया हुआ है कि ट्रांसफरी कंपनी कोई भी शेयर्स होल्ड नहीं करेगी, और अगर जो उन्होंने पहले से होल्ड करके रखे हैं शैल स्टैंड कैंसल, क्योंकि अपने आप को कैसे शेयर्स देंगे। आगे वाले पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल रिवाइज होगा, फिर जो ऑलरेडी फीस पे करके रखी हुई है वो फीस पे ना वो जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करके वो सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर टू और मोर स्मॉल कंपनीज है या होल्डिंग कंपनी और होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, उनको अगर है ना मर्जर करना है और वो बोले नहीं हम तो एनसीएलटी रूट से ही जाएंगे, अंडर सेक्शन 232 में ही जाएंगे, तो बताओ वो जा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। सेक्शन 233 तो ऑप्शनल है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी और होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है या 2 और मोर स्मॉल कंपनीज है और उनको अगर कोई मर्जर करना है और वो लोग फिर भी बोल रहे हैं नहीं फास्ट ट्रैक मर्जर होने के बावजूद भी हमें सेक्शन 232 में जाना है, तो मोस्ट वेलकम। तो मतलब आपके लिए ऑप्शन है, देखो लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है, ए कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन मे यूज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232 फॉर द अप्रूवल ऑफ एनी स्कीम फॉर मर्जर और अमालगमेशन। क्लियर हुआ? श्योर, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पे, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट ट्रैक मर्जर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2 से 3 मार्क का जो है मेरे हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं आपका ये सेक्शन लिखने का आएगा, और आ भी जाए तो लॉटरी इतना सिंपल। ठीक है, उसके बाद ये हमें नहीं पढ़ना है,
क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया, बहुत ही सिंपल, जस्ट रीड इट आउट, ठीक है, और प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो है वो फास्ट ट्रैक मर्जर जो है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर? और आज का हमारा जो बैच है उसका आखिरी पॉइंट क्या है, हमारे केस लॉस, क्या है हमारे केस लॉस। तो चलिए लेट डिस्कस द केस लॉस। चलिए आज हम लोग कुछ केस लॉस के मैं आपको जजमेंट्स बताने वाला हूं, और इसमें क्या होगा देखो, अब पॉइंट समझो, आपको जितने ज्यादा से ज्यादा केस लॉस जो हुए एनसीएलटी में और कोर्ट में, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आपको जजमेंट पता होंगे ना, तो अगर एग्जाम में वही चीज अगर घुमा फिरा के आ गए आपके एग्जाम में, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे कि देखिए फर्स्ट जो है मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड एक केस था, उसमें जो है, अब देखो आपको पता है मर्जर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोजेनरिक मर्जर और एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोजेनरिक मर्जर और एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर मतलब सर बिटवीन डिसिमिलर इंडस्ट्री, मतलब अगर ना पूरी की पूरी इंडस्ट्री अलग भी हो या फिर ना अलग ही पूरा ऑब्जेक्ट हो तो भी वो मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस देखो इसमें यही इसका जजमेंट निकला, देयर नीड नॉट बी यूनिसन और आइडेंटिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, कंपनीज कैरिंग एंटायरली डिसिमिलर बिजनेस कैन अमालगमेट। ठीक है, शॉर्ट नेक्स्ट इज केस इज विनफील्ड एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मर्जर अमालगमेशन ये सेक्शन है, सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड ऑल, सेक्शन 230 232, इट इज ए कंप्लीट कोड। कंप्लीट कोड क्यों बोला जाता है, जब आपको है ना कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम पास करनी हो या फिर मर्जर अमालगमेशन करना हो, तो आपको है ना कुछ भी अलग से कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स लाइक बाईबैक। बाकी अगर है ना उससे रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है, ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है, तो आपको है ना कुछ भी अलग से कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट सेक्शन इज ए कंप्लीट कोड। तो आप ऐसा नहीं है वो सेक्शन को कंप्लाई करते हुए ऑथराइज कैपिटल बढ़ गया, रुको पहले ऑथराइज कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला है, रुको पहले हम ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करते हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो post amalgamation event such as increase of capital or total number of member exceeding 200 in case of private company cannot affect the sanction of the scheme। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस इज एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड, एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो देखो अब है ना, जैसे जो पॉइंट जैसे हमने एमओए वाला केस देखा था हमने हमारे रेगुलर क्लास में, तो जैसे क्या होता है अगर सर एमओए में प्रोविजन ही नहीं हो तो दो कंपनी अमालगमेट कर सकती है क्या, तो इसमें दो अलग अलग हाई कोर्ट के जो है दो अलग अलग जजमेंट आए थे। एक केस में है ना कोर्ट ने क्या बोला, जो चीज आपका एमओए प्रोवाइड नहीं करता है, जो चीज आपका एमओई प्रोवाइड नहीं करता है तो आप उसको अल्टा वायस कैसे कर सकते हो, यू कैन नॉट अमालगमेट। लेकिन एक और केस हुआ, आई थिंक नाम है मैरीबॉर्न की एक्सटेट ऐसा कुछ नाम है, तो उसमें कोर्ट ने बोला मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब मर्जर करना है या नहीं करना ये इनका इंटरनल मैटर है। ठीक है, तो दो कंपनी भले उनके एमओए में प्रोविजन हो या नहीं हो दे कैन अमालगमेट, लेकिन टू बी ऑन ए सेफर साइड एज ए गुड प्रैक्टिशनर हमें क्या करना चाहिए, अगर प्रोविजन नहीं हो तो पहले प्रोविजन डाल देना चाहिए मर्जर एंड अमालगमेशन का। तो देखो वही लिखा हुआ है, देयर इज ए स्टैट्यूटरी पावर ऑफ अमालगमेशन अंडर द एक्ट, so even if the object clause of the company not specifically empower company to amalgamate, the company can amalgamate। ठीक है, अच्छा सर नेक्स्ट केस इज एप्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब पॉइंट समझो, अगर सर हमें मर्जर या अमालगमेशन करना है तो एक कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेट हुए सर अभी 15 दिन ही हुए, ठीक है, और उसमें कोई असेट्स भी नहीं है, कोई इतनी खास लायबिलिटीज भी नहीं है, तो सर हम ऐसी कंपनी के साथ ऐसी कंपनी को मर्ज कर सकते हैं क्या। हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस पढ़े, कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट आया क्या कि कम से कम उसको इनकॉर्पोरेट हुए 1 महीना होना ही चाहिए, 2 महीने होने चाहिए, 6 महीने होनी चाहिए, नहीं सर ऐसा तो कहीं पे नहीं था। तो भले उसको है ना कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट हुए 15 दिन क्यों ना हुआ है, यू कैन अमालगमेट। ऐसा केस हुआ है, देखो कौन से केस में, एप्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देयर इज नो बार टू ए कंपनी अमालगमेटिंग विद ए 15-day old कंपनी हैविंग नो असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, चलिए फिर फीडबैक रीच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे क्या बोला है, जब रिटर्न कंसेंट ही दे दी सारे मेंबर ने और सारे सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर ने कि भाई हमें इस स्कीम में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप लोग सेपरेट मीटिंग नहीं भी बुलाओगे तो भी चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, वेयर द रिटर्न कंसेंट टू द प्रपोज स्कीम इज ग्रांटेड बाय ऑल द मेंबर्स एंड सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स, सेपरेट मीटिंग ऑफ मेंबर एंड सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर क्रेडिटर कैन बी डिस्पेंस विद। क्लियर, चलिए फिर एलेम्बिक लिमिटेड वर्सेस दीपक कुमार जे शाह। अब मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था कि जैसे एनसीएलटी का रोल क्या होता है जब स्कीम उनके पास लेके आता है, इट इज लाइक ए एम्पायर इन द गेम ऑफ क्रिकेट। मतलब जैसे दो टीमें जैसे क्रिकेट मैच खेल रही होती है, तो सपोज है ना इंडिया को जीतने के लिए 50 बॉल में 100 रन चाहिए,
50 बॉल में 100 रन चाहिए और सपोज है ना MS धोनी जो पवेलियन में बैठा हुआ है, MS धोनी जो पवेलियन में बैठा हुआ है, फिर भी विकेट गिरने पे, ठीक है, फिर भी विकेट गिरने पे सपोज हम लोग मनीष पांडे को उतार देते हैं, ठीक है, तो एम्पायर को लग रहा है यार ये मनीष पांडे के बस की बात नहीं है, MS धोनी को बेचते ना, MS धोनी को बेचते तो है ना शायद ये 50 बॉल में 100 रन बन जाते, शायद क्या बन ही जाते सपोज। तो क्या एम्पायर जाके है ना वो टीम को बोलेगा क्या एक काम करो मनीष पांडे को मत उतारो, MS धोनी को उतारो? द आंसर इज नो। एम्पायर का वो काम ही नहीं है। एम्पायर को पता है इससे भी और बेटर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा जो हो रहा है वो फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो जब आप स्कीम लेके जाओगे, वो स्कीम जब आप एनसीएलटी में लेके जा रहे हो अप्रूवल के लिए, तब ऑलरेडी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल की, वो रिक्वायरमेंट मिल गई होगी क्रेडिटर्स और मेंबर्स के पास से। क्लियर हुआ? तो एनसीएलटी को स्कीम देख के लगा पागल है ये लोग यार, इससे अच्छा तो और स्कीम हो सकती थी, तो भी एनसीएलटी कुछ नहीं बोलेगा। एनसीएलटी वो देखेगा सिर्फ आपने जो हमारे पास स्कीम जो सबमिट करे उसमें कुछ अनफेयर है या नहीं है। क्लियर? वही लिखा हुआ है। फिर जेपी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस जयप्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। अब देखो जैसे ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मर्ज हो गई तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ के सपोज 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, तो सपोज ट्रांसफरर कंपनी ने पहले से 20 लाख पे 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करके रखी हुई है, ठीक है। तो ट्रांसफरी कंपनी वो 20 लाख पे अगेन रजिस्ट्रेशन फीस पे करेगी क्या? द आंसर इज नो। जो रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी जिस ऑथोराइज कैपिटल पे पे की हुई है उस पर क्यों वापस पे करेंगे? तो वो सेट ऑफ करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा बोला था जेपी सीमेंट लिमिटेड में, ठीक है। फिर है ना मेगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्रीनिवास ग्रामीण समिति लिमिटेड, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, NCLT could sanction a scheme even in the case of a company where an order of winding up has been made and a liquidator has been appointed। मतलब देखो NCLT जो है ना, NCLT है, अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ भी चुका है और लिक्विडेटर ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू भी कर दी है, तो भी NCLT जो है वो है ना स्कीम को अप्रूव कर सकती है। क्योंकि देखो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, फिर है ना लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, असेट बेचता है, लायबिलिटी पे ऑफ करता है। इस बीच में अगर हमें लग रहा है कहीं पे भी स्पार्क लगता है कि कंपनी में अभी भी है ना अपने पैरों पे खड़े होने की गुंजाइश है, अभी भी थोड़ा अगर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को रेडियो क्रेडिटर, तो वापस से कंपनी है ना अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो क्यों ना करें? ऐसा करना तो अच्छी बात है ना, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी का भी फायदा क्या होता है, किसी का भी फायदा किसमें होता है? कंपनी को बंद करने में नहीं है, डिसॉल्व करने में नहीं है, कंटिन्यू रखने में। तो कहीं पे भी हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश लग रही है कि भाई इस कंपनी को बने रख सकते हैं, तो उसको बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट इज यूकेल फ्यूल सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पे देखिए अब हमने क्या देखा था, हमने सारी अथॉरिटी को जो है वो हमने ना नोटिस भेज दिए थे, अगर आपके भी ऑब्जेक्शन हो तो दे दो, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड ऑल ये सबको भी, ठीक है। तो उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड है आप ऑब्जेक्शन दो। अब यहाँ पे हम एनसीएलटी के पास अप्रूवल लेने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री आई, बोलते हैं हमारे पास भी हम इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, नहीं आएंगे। क्या तुम लोग साला एक मिनिस्ट्री के पास जाएंगे क्या वापस? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी हो, हम नहीं जाएंगे उसके पास। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री नीड नॉट बी इम्प्लीटेड और हर्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट्स अप्रूवल फॉर द ट्रांसफर ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट टू द ट्रांसफरिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, श्योर। फिर मिलिंग होल्डिंग लिमिटेड वर्सेस दर्शन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वर्सेस मीर इंजीनियर लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था? It was held that the sanction of the NCLT is necessary even where the petition company has no secured creditor and no unsecured creditor had accorded, and all unsecured creditor have accorded approval to the proposed scheme along with the shareholder of both the companies, ठीक है। देखो पॉइंट समझो, अगर आपकी कंपनी में सिक्योर क्रेडिटर्स ही नहीं है, सारे अनसिक्योर क्रेडिटर ने कंसेंट दे दिया है और लिक्विडेटर ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, तो क्या हम एनसीएलटी के पास हमें स्कीम अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एनसीएलटी के पास है तो स्कीम अप्रूवल करवानी ही है। एनसीएलटी स्कीम को जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर हुआ? फिर प्रोमिला वर्सेस डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, कोई भी आपने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम जो है वो पास की और अप्रूव भी कर दी है क्रेडिटर ने, लेकिन वो तब तक उन पे बाइंडिंग नहीं है, तब तक उन पे बाइंडिंग नहीं है जब तक उसको एनसीएलटी अप्रूव नहीं कर देता, ठीक है। नेक्स्ट इज जो है नेक्स्ट 3 जो हमारे केसेस आएंगे वो मॉडिफिकेशन के रिलेटेड है। प्रवीण कांतिलाल वर्सेस रोहिणी रमेश। तो उसमें क्या बताया था, अगर आपने फाइनल एप्लीकेशन फाइल कर दी है एंड शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास किया फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम, वो रिजोल्यूशन तब भी वैलिड माना जाएगा व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी। पॉइंट समझो, आपने पास आया होगा, आपने स्कीम को पढ़ा होगा, फिर अप्रूवल दे दी, फिर है ना आपने स्कीम को एनसीएलटी के पास डाल दिया फॉर फाइनल अप्रूवल, फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। अब है ना शेयर होल्डर वापस रिजोल्यूशन पास करें, हमें इस स्कीम को मॉडिफाई करवाना है,
तो मॉडिफिकेशन आपको है ना तभी है ना अलाउड होगा जब एनसीएलटी उसको अप्रूव करेगी, ठीक है। लेकिन मॉडिफिकेशन फिर भी अलाउड है एनसीएलटी के अप्रूवल से। आपने स्कीम पास कर दी, वोटिंग और वो सब देखे, फिर आप बोलते हैं नहीं हम इस स्कीम को विड्रॉल करना चाहते हैं, ऐसी मस्ती नहीं चलेगी। आप स्कीम को विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, इफ ए फाइनल एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइल्ड एंड शेयर होल्डर पास ए रिजोल्यूशन फॉर विड्रॉल ऑफ सच स्कीम, सच रिजोल्यूशन इज वॉइड, ठीक है। फिर एनसीएलटी कैन मॉडिफाई द स्कीम ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी, और कब है ना वो मॉडिफिकेशन भी अलाउ करेगी जब है ना उसमें डिफिकल्टी को और रिमूव करना है तब, एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज, ठीक है, श्योर। फिर बताया हुआ है वोल्टास इंटरनेशनल लिमिटेड वाले केस में, फॉर एनी अमालगमेशन ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी विद इट्स होल्डिंग कंपनी नो सेपरेट पिटिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अलग से कोई पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। पिटीशन मे बी मेड, देयर इज नो बार फॉर सच, ठीक है। मतलब ना एक ही पिटीशन से भी काम चल सकता है, और अगर होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का अमालगमेशन हो रहा है तो। फिर नेक्स्ट एचएलएल लिमिटेड यूनियन वर्सेस एचएलएल लिमिटेड, मतलब वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी वाला केस जो वैल्यूएशन में आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और वैल्यूएशन में हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। फिर पंजाब केमिकल लिमिटेड एंड क्रॉप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, in case of amalgamation of wholly owned subsidiary company with their holding company, the NCLT dispense with the requirement of calling the meeting, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी हम फास्ट ट्रैक मर्जर में चले जाएंगे, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, पंजाब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अंबाला, अगर कोई भी आप अमालगमेशन की स्कीम लेके आ रहे हो और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो इसको रिफ्यूज भी कर सकता है ट्रिब्यूनल। फिर बॉम्बे गैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, अमालगमेशन फॉर फॉरेन कंपनी विद एन इंडियन कंपनी इज अलाउड, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो हमारे लॉ के हिसाब से कैसे आएगा वो, क्लियर हुआ। देखो क्या लिया, द ट्रांसफरी कंपनी हाउएवर कांट बी फॉरेन कंपनी। अच्छा, लास्ट आज का हाईलैंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, तो जो रिजर्व से जो द रिजर्व के जो डिस्ट्रीब्यूटेबल थे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, तो उसका ही वो डिस्ट्रीब्यूटेबल का नेचर, वो जो रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही नेचर उसका कंटिन्यू रहेगा इन द ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो, क्लियर हुआ, श्योर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर रखा हुआ है मर्जर और अमालगमेशन का। उसके बाद जो था हमने देखा कि फास्ट ट्रैक मर्जर कैसे होता है, और हमने केस लॉज के कुछ जजमेंट देख लिए ताकि एग्जाम में अगर ऐसा घुमा फिरा के केस आ जाए तो आपको उसका सॉल्यूशन बताओ और आराम से उसके बारे में आप लोग लिख पाए, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए केसेस एंड ऑल जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।